मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासत के केंद्र बिंदु में ओबीसी आ गए हैं। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस ओबीसी को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। हालांकि ऐसी कवायद हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके बिना 23 की राह आसान नहीं है। तभी तो सतना में कांग्रेस ने ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में कमलनाथ समेत ओबीसी समाज के बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए। यहाँ कमलनाथ ने हुंकार भरते हुए साल 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर दिया। कमलनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने खुद के कार्यकाल और आगामी वादों का भी बखान किया। नाथ बोले कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हम कृषि क्रांति लाना चाहते थे, हमने बिजली, कर्ज, गौशाला पेंशन के लिए काम किया, लेकिन सौदा करके सरकार गिरा दी गई। कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला, कहा कि जब तक हमारे देश में जाति के हिसाब से जनगणना ना हो तब तक सब बेकार है। जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तब हम संविधान संशोधन लाएंगे, जाति के हिसाब से गणना कराएंगे, जिससे ओबीसी को उनका आरक्षण मिलेगा। कि हम अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाना चाहते थे। पहले किस्त में हमने ये कर्जा माफ किया, लगभग 200 करोड़ रुपए का केवल सतना जिले में। कौन सा गुना मैंने किया? अगर 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी? अगर 27% आरक्षण दिया, कौन सा पाप मैंने किया? सौदा किया, हमारी सरकार ने रही। हमारे पिछड़े वर्ग की पूरी पहचान ना हुए तब तक इस संविधान का और अपने देश का क्या मतलब है? जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, हम संविधान में संशोधन लाएंगे कि हमारे ओबीसी, हमारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इधर ओबीसी को साधने बीजेपी भी प्लान तैयार कर रही है। इंदौर में भाजपा पिछड़ा मोर्चा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति और मंथन हुआ। साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर विचार विमर्श हुआ। वहीं बीजेपी कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जनता को महीने में 1-2 बार ही दर्शन देते हैं। कांग्रेस के पूरे पहले के कार्यकालों में कभी भी या कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी है कि लगातार 2003 से अभी तक ओबीसी वर्ग का ही मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस ने किस तरीके से पिछड़ा वर्ग के साथ में जो गतिविधियां और एक पिछड़ा वर्ग को जो जिन चीजों से वंचित किया वो सबके सामने उजागर है। महीने में एक आध बार वो जनता को दर्शन देने के लिए जाते हैं। नए साल के 5वें दिन इसी तरह से वो दर्शन देने ही जा रहे हैं। और मेरा आग्रह है उनसे, कमलनाथ जी, कभी कभी विधानसभा भी आया करो। जिस विधानसभा को आप कहते हो कि बकवास सुनने नहीं आता, आप अब खुद के अविश्वास पे भी नहीं आते हो, आप नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास पे भी नहीं आए। अचंबा है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 52% है। चुनाव में भी ओबीसी किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। तभी हर दल की सबसे बड़े वोट बैंक पर पैनी नजर है। दोनों ही दल ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी खुद को बताने में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ओबीसी आखिर किसका साथ देंगे। हालांकि ये सब तो साल 2023 के नतीजों से ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कास्ट पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मिशन 23 से पहले कांग्रेस ने चला ओबीसी दांव? क्या 2023 के चुनावों में किंग मेकर बनेगा ओबीसी का मुद्दा? ओबीसी वर्ग को साधने में कौन होगा कामयाब? क्या आरक्षण का दांव जिताएगा चुनाव? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के पटल पर कमलनाथ जी अंगद की पैर की तरह जमे हुए हैं।
जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के लिहाज से पहली बार आए तो वो सिर्फ 2018 के चुनावों के 6 महीने पहले आए थे। 6 महीने की रणनीति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी, सरकार भी बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत न होने के कारण कुछ राजनीतिक उठाफटक हुई और सरकार अपदस्थ हो गई। लेकिन अब कमलनाथ जी 5 साल और 6 महीने के कमलनाथ हैं। अब प्रदेश की बारीकी से, प्रदेश की रग रग से वो वाकिफ हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि कमलनाथ जी प्रवासी नेता हैं, कमलनाथ जी का हवाई जहाज रेडी खड़ा है, कमलनाथ जी ऐसा है वैसा है, लेकिन कमलनाथ जी अंगद के पैर की तरह डटे हुए हैं। और अब ये जो चुनाव है 2023 का, वो कमलनाथ जी के लिए करो या मरो वाला चुनाव है। ये उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, ये उनकी जिद का भी सवाल है। कुल मिलाकर पूरी राजनीतिक साख कमलनाथ जी की इस चुनाव में लगेगी और या तो उन्हें बहुत कुछ हासिल होगा या बहुत बड़ा नुकसान। और कमलनाथ जी भी ये बात बेहतर समझते हैं, इसलिए लगातार वो अपने तरीके से काम करते हैं। उन्हें हर चीज़ का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद निर्णय लेने की आदत है। इसलिए जिस प्रकार से जो नगर निगम के चुनाव थे, नगरीय निकाय के चुनाव में उन्होंने जो डिसीजन लेकर जो पार्टी के टिकट भारतीय जनता पार्टी से पहले वितरित करके सबको चौंका दिया था और अच्छा रिस्पांस भी मिला नगरीय निकाय चुनावों में, कांग्रेस ने ठीक उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं इसके उलट भारतीय जनता पार्टी भी हर वर्ग को साधने की कवायद कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत अच्छा किया है मध्य प्रदेश ने। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना भी शुरू कर दी है। अभी टीकमगढ़ में 10,000 से ज़्यादा हितग्राहियों को 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, कमलनाथ जी भी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। और कमलनाथ जी की कोशिश इस स्तर की है कि कमलनाथ जी कांग्रेस के पर्याय बन गए हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कमलनाथ जी कभी कभी जन दर्शन के लिए निकल जाते हैं। आज जिस प्रकार से ओबीसी सम्मेलन सतना में हुआ, उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी है संसाधनों को, सुविधाओं को, उसी लिहाज से उसको मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, अब्बास हफीज जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि अगर सरकार आती है केंद्र में तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे और जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी है उसके लिहाज से ही सुविधाओं का, संसाधनों का उन तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगे। कुल मिलाकर सभी वर्गों के हिसाब से उन्होंने मैसेज दे दिया है कि आपकी जितनी साझेदारी है, जितनी हिस्सेदारी है, उतनी आपकी भागीदारी भी होगी। क्या कहें? नवीन जी, सर्वप्रथम तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन के सभी आयामों में सफल हुआ, आप दीर्घायु। अब मैं आपके प्रश्न पे आ जाती हूँ। कमलनाथ जी कितने बड़े बड़े वादे कर ले, कितने बड़े मुखौसले कर ले, 15 महीने की सरकार में जनता ने बहुत करीब से देखा है कि नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से कमलनाथ जी ने ओबीसी वर्ग को ठगने का काम किया है, जिस तरीके से उनको धोखा दिया है और 27% की आबादी बताकर 27% का आरक्षण मांग लिया, जिसमें कोर्ट में उनके तरफ से जो वकील है एक बार भी प्रस्तुत नहीं हुआ। आज बात कर रहे हैं केंद्र में सरकार आएगी, तो 70 साल जो कांग्रेस पार्टी केंद्र में रही है उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए किया क्या? ओबीसी आयोग बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, अटल जी के समय बनाया। अगर सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करने का काम ओबीसी वर्ग को किसी ने किया है, प्रथम श्रेणी में लाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजनीतिक तौर पर भी आप देखेंगे तो राजनीतिक तौर पर भी आप 3 मुख्यमंत्री प्रदेश में अगर किसी ने दिए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। आज प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस पार्टी के पास अवसर की कोई कमी नहीं, पर कभी भी उन्होंने ओबीसी वर्ग को प्रथम श्रेणी में लाने के लिए किसी प्रकार के कोई प्रयास नहीं किए, उल्टा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है उनके साथ में। और हमने देखा कि इस पूरे प्रकरण में नगरीय निकाय के
कांग्रेस की तरफ से पैरवी करते हुए दिखाई दिए विवेक तनखा जी। और क्या किया वहां पे ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। अगर वापस से आरक्षण लागू करवा के 27% दे के चुनाव करवाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं। केंद्र में भी अगर आप देखेंगे तो आज सर्वाधिक आजादी के बाद अगर केंद्र में ओबीसी मंत्री हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर अगर ओबीसी वर्ग के लिए किसी ने कुछ किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नवीन जी, आपको ये भी याद होगा कि एक इसी प्रकार का सम्मेलन भोपाल में हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं रामस्वरूप यादव जी, जिस तरीके से कमलनाथ जी के बॉडीगार्ड्स ने उनको धकेल कर उनको अपमानित करने का काम किया था और ओबीसी वर्ग का ही वहां पर भी सम्मेलन हो रहा था। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस की निगाह में अभी भी जिस तरीके से ओबीसी वर्ग है वो बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया। और मेरा तो मूल प्रश्न है कि जो वहां के स्थानीय नेता हैं अजय सिंह राहुल भैया, वो क्यों नदारद थे? क्या वो समझ गए हैं कि जो कमलनाथ विधानसभा की कार्रवाई को बकवास समझते हैं, जो कमलनाथ 27% का झूठा आडंबर रचकर उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं और आबादी कुल 27% बता देते हैं, क्या इसी नाराजगी की वजह से राहुल सिंह भैया वहां नहीं पहुंचे आज? अब्बास जी, बड़ा सवाल ये है कि आप केंद्र में जब आपकी सरकार आएगी तब जाकर ये सब आप करेंगे। एक लंबे समय तक सरकार रही है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा कह रही है कि भाई न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो ये तो ठीक है कि अगर हम केंद्र में आते हैं तो अब हम ये भी कर देंगे, केंद्र में आते हैं तो वो भी कर देंगे। हालांकि देश पहले ही 15 लाख और सस्ते पेट्रोल के चक्कर में है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा बोलोगे तो और चीजें मिल। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने करके दिखाया है इतिहास के अंदर, और आने वाले समय में भी जब जरूरत है तो करने का दम रखते हैं। लेकिन आज जिनके पास डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो अगर इसके ऊपर सिर्फ मजाक उड़ाएं और इसके ऊपर ट्रिपल इंजन भी आ गए ना। इन्होंने नगर निगम में कहा था ना ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनेगी, आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे डबल इंजन की जगह पे। तो शहरी सरकारें इनको जो मिली है जहां जहां पर, वहां तो इनकी सरकार है ही, और उस कड़ी के अंदर जिस जगह की बात चल रही है वो भी है। आज बड़ा विषय मुझे एक याद आया, नेहा जी ने धक्के देने की बात कही ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को। मुझे याद आता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी नेत्री उमा भारती जी को धक्के देके बाहर निकाला गया था, और पार्टी से भी निकाल दिया गया धक्के देके, फिर मध्य प्रदेश से भी निकाल दिया गया धक्के देके। आज इसीलिए वो धक्के खाने को मजबूर हैं और जगह जगह पत्थर फेंकने को मजबूर हैं। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी नेत्री ये कह रही हैं, और सबसे बड़ा जो कोर वोटर है बीजेपी का, जो कह रहा था बीजेपी जिनको अपना कहती है, दावा करती है, वो उनसे साफ कह रही हैं कि ओबीसी अब आप लोग वोट मत दीजिएगा मेरे कहने पर। आप खुद सोचिएगा, अपने मान सम्मान की लड़ाई आप लड़िएगा, आपको अपना मान सम्मान देखना है। मैं तो बीजेपी के लिए वोट मांगने आऊँगी, मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन आपकी ज़रूरी नहीं है, मैं आपको इन सारे बंधनों से मुक्त करती हूँ। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की, दूसरों पर आरोप लगाने का काम करना है। सरकार में हम थे क्या? हमारे अगर वकील वहाँ पहुंचे तो इसलिए पहुंचे कि सरकार के वकील जो थे वो सही पैरवी कर ही नहीं रहे थे, लेकिन जब केस बिगाड़ चुके थे, बार बार हाईकोर्ट के अंदर ये मांग हो रही थी कि आप नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस की केंद्र में सरकार नहीं आई तो मध्य प्रदेश में तो कुछ बोलिए ना मध्य प्रदेश के लिए। ये तो हाइपोथेटिकल सवाल हो जाता है कि केंद्र में सरकार नहीं आई, लेकिन कमलनाथ जी ने जब सुनिश्चित करने को कहा है, संविधान में संशोधन करने की बात कही है, हम कम से कम प्रस्ताव तो यहाँ से बना के भेज सकते हैं ना। ये तो प्रस्ताव बनाने को भी तैयार नहीं है, ये तो प्रस्ताव पारित करने को भी तैयार नहीं है। अगर है, मैं तो इतनी बड़ी बात कहता हूं कि ये तो ये घोषित कर दें कि हम आगे अगर चुनाव कभी जीतते हैं तो अगला मुख्यमंत्री भी ओबीसी वर्ग से होगा, ये तो उसमें भी संशय में है आज की तारीख के अंदर। भले कितने बड़े दावे कर दें, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कौन लोग लाइन में खड़े हैं, कौन लोग कतार में खड़े हैं और किसको कहां से हटाना है। इसकी तो पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी में चल ही रही है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ आरोप लगा दे सत्ताधारी दल विपक्ष के ऊपर, तो ये बड़ा विषय रहता है। हाईकोर्ट के अंदर एक ही मांग थी माननीय न्यायाधीशों की कि आप जो जातिगत जनसंख्या के आंकड़े हैं वो लाके दीजिए। इन्होंने दिए ही नहीं हाईकोर्ट के अंदर जातिगत जनसंख्या के आंकड़े। इनके पास कोई सर्वे ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास ओबीसी वर्ग की जनसंख्या का कोई ब्यौरा ही नहीं था, जिसको वहां ले जाके जैसे जब नहीं दे पाए तो वहां पूरा का पूरा काम फेल हो गया। और हम ही ने नहीं, यहाँ चलिए हम पे आरोप लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में किस पे आरोप लगाएंगे? यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, निरंतर बनी हुई है, 7 साल हो गए हैं वहां सरकार को, 6 साल हो गए हैं, वहां पर भी इन्होंने ओबीसी आरक्षण खत्म करवा दिया। तो दुश्मन है आरक्षण के ये लोग, पहले तो कह चुके थे, इससे पहले कई बार रिव्यू की जरूरत है। समझता हूं। सुरेश जी, ये मध्य प्रदेश में हालांकि ओबीसी, दलित, आदिवासी और सवर्ण इन सब पर तो राजनीति होगी ही,
साथ में मुझे लगता है कि जब ये टूल काम नहीं आएंगी तो फिर सीडी देख ही रहे हैं सब लोग, हो सकता है वो भी आ जाए। लेकिन ये जो एक बात कही है कमलनाथ जी ने कि केंद्र में उनकी सरकार आई तो संशोधन करेंगे, मतलब यहाँ से मैसेज दिया है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जो जनजाति के लोग भाई लोग हैं उनके लिए भी एक अलग मसौदा है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी अलग मसौदा है, और पिछड़ा वर्ग एक बड़ी संख्या में तो पूरे देश भर के पिछड़ा वर्ग के लोगों को एक मैसेज किया है। देखिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों को कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति मैसेज देता तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता, और यदि मान लो कि केंद्र में नेतृत्व दत्तात्रेय ब्राह्मण कर रहे हों और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कर रहे हों, तो फिर आप कैसे मुकाबला करोगे कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी खुद ही अपने आप को पिछड़ा वर्ग का बता दिया था। तो ऐसे करके कैसे हो जाएगा जब संवैधानिक दर्जा ही पिछड़ा वर्ग आयोग को देने के लिए नानुकर करते रहे और ये सारी बातें चलती रही। ये सब ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर सब लोग विचार करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा हो, जिस देश के मुख्यमंत्री पिछड़ा हो, और वहां यदि पिछड़े वर्ग की बात की जाती है तो निश्चित रूप से सेंधमारी तो कहा जा सकता है उसको, लेकिन वो परिणामदायक पहुंच जाएगा। इसके ऊपर बहुत मंथन करने की आवश्यकता है, जनता को बहुत मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सबके बीच में मैं एक नया सवाल उठा रहा हूं, और वो ये है कि क्या हम समग्र रूप से, एक तरफ राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारत जोड़ने, सारे समाजों को, जातियों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, या फिर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो केवल मुस्लिम चिंता के लिए ज्यादा निकले हुए हैं? क्योंकि सबसे बड़ा उनका सवाल तो यही है ना कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो सामाजिक समरसता बिगड़ी है, मतलब हिंदू और मुसलमान के बीच की बातें करने की जाने लगी हैं, तो यही है, या फिर सारे समग्र रूप से जो है कि हम आदिवासियों को भी इकट्ठा रखेंगे, हम दलितों को भी इकट्ठा रखेंगे, हम ओबीसी को भी इकट्ठा रखेंगे और इन्हें समग्र हिंदू मानेंगे, और इसी प्रकार से हम अन्य जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर भी विभेद नहीं होने देंगे, और इन सारी एकत्रीकरण के बाद हम फिर ये कहेंगे कि हमारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा जो पहले चलता था एक जमाने में, तो वो जो है हम पूरा का पूरा लागू करेंगे। तो यदि ये समग्रता है तो फिर अलग अलग बात क्यों की जाना चाहिए, और यदि अलग अलग बात की जा रही है तो समग्रता की बात क्यों की जाना चाहिए? तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में बहुत सवाल उठ रहे हैं। एक बात मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात को सुन के मुस्कुराया भी था, क्योंकि जब वो शब्द आ रहा था तो मैं ही कि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। हम कह रहे हैं पहले नोमन तेल इकट्ठा करने की बात करिए। अभी तो संयुक्त विपक्ष जो है वो यदि मिलकर के सरकार बनाने की बात करेगा तो ही कोई वो है, एक राजनीतिक पार्टी की स्थिति नहीं है। क्योंकि मैं फिर बहुत अब्बास भाई का सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूं कि जब से मुस्लिम वोट बैंक ने ये स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के बाद और पश्चिमी बंगाल में हम एक जाई होकर के वोट देंगे, तब जो है प्रतिक्रिया स्वरूप इस देश के बहुसंख्यक ने इकट्ठे वोट देने की मानसिकता बनाई है, और ये हम सब लोगों के सामने प्रमाण है। मैं हिंदू और मुसलमान का विभाजन वाली बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सामने ये प्रमाण है कि देश में बड़ी संख्या में हिंदू वोट बैंक इकट्ठा हुआ है, जिसका बड़ा मामला है। मैं तो बहुत ही सम्मान करता हूँ सुरेश जी को, मैं तो बहुत ही पिता तुल्य मानता हूँ उनको, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई संघ का प्रचारक बोल रहा हो तो मैं उस लिहाज से भी सम्मान करता हूँ। जय हो आपकी, आप हमारे बड़े हैं, लेकिन थोड़ा अगर यहाँ पे आप हम दोनों का साथ दे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज सत्ता में जो है आप उनसे जवाबदेही तय करें। प्रचारक मेरा मान बढ़ाया है, मैंने कहा ना कि हम उसके सम्मान करते हैं आपको। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है अब्बास भाई कि मैं संघ का बहुत सम्मान करता हूं। मेरी बात तो पूरी दीदी, आप तो बोल लीजिए, सुन लीजिए सर, क्यों अभी से क्यों धन्यवाद करने लगे? बच्चों को धन्यवाद नहीं करते हैं, आप हमारे बहुत बड़े हैं, हम तो आपका सम्मान करते हैं। अब विषय यहाँ पर यह आता है कि जिनकी सरकार है, अगर सुरेश जी उनके बारे में भी कुछ कहें तो अच्छी बात होती। यहां पर ओबीसी आरक्षण रद्द होता चला जा रहा है, ओबीसी आरक्षण के हित में है या नहीं है, यह बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी हित में है तो काम किस तरह का करती है तो वो एक अलग विषय। और मेरा सवाल तो मेरी जो बीजेपी की साथी है उन्हीं से रहेगा, सुरेश शर्मा जी से नहीं रहेगा। सुरेश शर्मा जी ने अपनी बात कही है, हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि आज की तारीख में गलती किसकी थी? किसने पिछले 20 सालों से ओबीसी वर्ग को आरक्षण के नाम पर उकसाया
और यहाँ पर ये वादे पे वादे करते चले गए, और जब सरकार के अंदर दोबारा ये आए तो इन्होंने वो पूरा केस बिगाड़ दिया, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही हाल किया। अब आज की तारीख के अंदर क्या आप एक बड़े वर्ग को छोड़ देंगे ऐसे ही? बीजेपी ये तो कह रही है कि कमलनाथ जी कैसे करेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हम तो करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी इसका कोई उत्तर नेहा जी के पास नहीं होगा, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पास नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो करने का कह रहे हैं, हम तो कम से कम कह रहे हैं ना, जनता जवाबदेही तय करेगी हमारी। ये तो कह भी नहीं रहे, ये तो बोल भी नहीं रहा। ये कह रहा है कि साहब एक व्यक्ति को हमने ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बना के उसको इतना बड़ा बना दिया कि वो पार्टी से बड़ा बन गया, और उनके जितना उनका उत्थान हुआ है उतना तो ओबीसी वर्ग का भी नहीं हुआ। तो ये कोई बात नहीं है, ये कोई आधार नहीं बनता। हमने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए आदिवासी वर्ग से, तो ये भी हम इस पे भी ढूंढना पीटने लगे कि हमने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए आदिवासी वर्ग से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने आदिवासी वर्ग से, आपके क्यों नहीं बने, आपको क्या कमी रह गई? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आज मुद्दे की बात यह है, जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कही सुरेश शर्मा जी ने, अरे भारत जोड़ो यात्रा मतलब हर वर्ग को जोड़ने की बात है, नफरतों को खत्म करने की बात है। सिर्फ एक ही है, जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो किसी भी वर्ग का हो, वो आपस में जुड़े और भाईचारा मोहब्बत बढ़े, इतनी सी बात है। नेहा जी को यह जवाब देना चाहिए कि उनके पास क्या रोड मैप है उस ओबीसी वर्ग का, जिसके लिए उमा भारती जी कह रही है कि अपने सम्मान की लड़ाई लड़ना। मैं पूछ लेता हूं नेहा जी का रोड मैप, तो नेहा जी बताएंगी। नेहा जी क्या रोड मैप है? नहीं नवीन जी, अच्छा लगता है जब ये भारत जोड़ो यात्रा का बार बार जिक्र की शुरुआत पूर्णिया से की इन्होंने, जो भारत माता को जिस तरीके से अपमानित करके गाली देने का काम करते हैं कि अगर पैर रखा तो उन्हें किस प्रकार की बीमारी हो जाएगी। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो तुष्टीकरण के लिए एक छोटी सी बच्ची का उपयोग करते हैं जो बुर्का पहनी हुई रहती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पत्रकारों के सवालों पर कहते हैं मम्मी ने सनस्क्रीन भेजा था, सनस्क्रीन नहीं लगाया, मैं खीरे बहुत खा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। और अभी आपने सर्दी वाला तो उनका बयान देखा ही होगा कि आपके दिमाग में सर्दी है इसलिए आपको ठंड लग रही है और मुझे ठंड नहीं लग रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इनकी भारत जोड़ो यात्रा में लगते हैं। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी को रावण कहते हैं। इस तरीके से ये प्रेम की दुकान चला रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी की भाषा में कहूँ तो। जहां तक है ओबीसी वर्ग की बात, तो ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है कि विवेक तनखा जी ने किस तरीके से ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगाया। पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग ने देखा है कि किस तरीके से कमलनाथ जी ने खुद आबादी ओबीसी की 27% बताई थी और 27% का ही आरक्षण की बात कर दी, क्योंकि वे जानते थे ये कभी पूर्ण नहीं होगा। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पूरा करके दिखाया। असंवैधानिक तरीके से जिस तरीके से इन्होंने जेपी धनोपिया जी को ओबीसी आयोग में बैठाकर रखा, जबकि उनकी नियुक्ति किस तरीके से हुई आनन फानन में, और एक प्रकरण पे उनका किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं रही, फिर से आदिवासी ओबीसी वर्ग को ठगने का काम किया, ये सब ने देखा। तो आज चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, केवल और केवल कांग्रेस ने इनका उपयोग जो है वोट बैंक की राजनीति के लिए किया। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज भी जब सतना में यह आयोजन हो रहा था तो खाली कुर्सियां इसका प्रमाण दे रही थी कि कमलनाथ जी के साथ ओबीसी वर्ग नहीं है। राहुल सिंह का उपस्थित ना होना, अजय सिंह राहुल भैया का वहां पर ना होना, ये बयान देता है कि इनके जो नेता हैं खुद कमलनाथ जी के आडंबर से आप बचना चाहते हैं और ओबीसी वर्ग के सामने अपनी किरकिरी नहीं कर रहे। पूछ रहे हैं आपका रोड मैप क्या है ओबीसी के लिए, कह रहे हैं रोड मैप बताइए। मैंने आपको बताया कि हमारा रोड मैप इतना स्पष्ट था कि अटल जी की सरकार बनी तो वहां पर ओबीसी आयोग का गठन किया, संवैधानिक दर्जा दिया। ये कह रहे हैं केंद्र में सरकार आएगी तो, क्योंकि ये जानते हैं कि राहुल गांधी लंबा चले, इसीलिए आज चाहे आरक्षण पे ओबीसी आरक्षण पे लंबा चले जाएंगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ लंबा चले जाएंगे, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, वर्तमान समय में कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है सिवाय इसके कि उनके पास ओबीसी वर्ग से ही मुख्यमंत्री हैं और ओबीसी वर्ग से ही प्रधानमंत्री हैं। यही बस उनका एक उपलब्धि है। उनके पास बाकी कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि ओबीसी समाज के कल्याण के लिए किस आधार पे ये आधार हम तो वादा कर रहे हैं। वही तो पूछे। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों को इस बात पर समग्र विचार करना चाहिए कि जो आरक्षण था वो 3 राज्यों का मुझे एग्जाम्पल्स याद है। महाराष्ट्र में देने का प्रयास हुआ, उसे न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया। राजस्थान में देने का प्रयास हुआ, उसे रिजेक्ट कर दिया। मध्य प्रदेश में देने का प्रयास हुआ, उसको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का आधार ये नहीं है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और क्या नहीं है।
इसका बड़ा आधार यह है कि आप 50% से ज्यादा की स्थिति में जा रहे हो, तो आप संविधान संशोधन ला करके और 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात करिए आप, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को और कोर्ट को बाध्य करिए। ये महत्वपूर्ण है। अब रहा संविधान संशोधन का प्रश्न, तो विपक्ष को भी एक गैर सरकारी विधेयक लाने का अधिकार है। तो विपक्ष गैर सरकारी विधेयक लेकर के आए, यदि सरकार नकारा है तो नहीं मानती है बात को, तो सरकार बेनकाब हो जाएगी अपने आप। तो ये प्रक्रियाएं हैं पार्लियामेंट की और असेंबली की, आप उनका पालन करिए। यदि मान लो विपक्ष का कोई एक एमएलए या एक सांसद यदि संविधान संशोधन की बात करता है तो पार्लियामेंट में करना पड़ेगा, और रेजुलेशन की बात करना पड़ेगी तो आप जो है प्राइवेट बिल लेकर के आ जाइए कहीं भी। तो ये यदि मान लो किया जाता है तो ये प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। लेकिन यदि केवल पॉलिटिक्स करना है, कांग्रेस को अपने तरीके की, भाजपा को अपने तरीके की, तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, फिर आप बहस करते रहिए, इसको कौन रोकने वाला है। मूल तत्व यह है कि संविधान संशोधन की पहल की जाना चाहिए और न्यायालय को इस बात के लिए विवश करना चाहिए कि देखिए कानून बना दिया है, अब आप 27% आरक्षण दीजिए, 30% आरक्षण दीजिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वर्तमान समय में कांग्रेस ने एक बड़ा दाव चल दिया। उन्होंने कहा अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम ओबीसी वर्ग की संख्या के हिसाब से, पहले तो उन्होंने ये कहा कि जातिगत मतगणना कराएंगे और फिर देखेंगे कि जो आरक्षण का स्तर है या अन्य जो सुविधाएं हैं, सहूलियतें हैं, वो उस वर्ग की भागीदारी के हिसाब से पर्याप्त हैं कि नहीं है। तो हम संविधान संशोधन करके उसकी रूपरेखा बनाएंगे, उसकी अगर सीमा होगी उसको बढ़ाएंगे, कम ज़्यादा करने का प्रावधान रखेंगे। तो एक इच्छा शक्ति जताई और बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ा कर दिया है। लेकिन एक और सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़ा हुआ है कि अगर उनकी इच्छा शक्ति है तो वो बतौर विपक्ष अभी भी गैर सरकारी विधेयक लाकर अपनी जो कमिटमेंट है, अपनी जो बात है ओबीसी वर्ग के प्रति, उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसको वो ऑन रिकॉर्ड दर्ज करा सकते हैं। तो अगर वैसा कांग्रेस ने नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी को एक खिलौना मिल जाएगा कि जैसे इन्होंने नोटबंदी की बात की, जैसे इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, ऐसे ही ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए हवा हवाई बातें कर रहे हैं, भले ही वो ना हो। तो कांग्रेस को इस समय जो भी कदम रखना होगा बड़ा सोच समझ के रखना होगा, क्योंकि चुनावी साल है, काउंटर भरपूर होगा। IND एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और दिख रही है IND 24। नमस्कार।